भारत की इस जगह जमीन कर रहा है मौत का तांडव। लोगों का हो रखा है जीना मुश्किल। अब फेंक दिया है, घर में मर गया बेचारा। What's happened to the wealth of the smallest island nation on Earth? The Pacific has lost all its wealth and currently depends on other countries for financial aid. नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हो, दुनिया में कुछ लोगों की लालच इतना आगे बढ़ चुका है कि जिसके आगे पूरे दुनिया के जनजीवन संकट में आ गया है। लोग इंसानियत की मदद करने की बजाय उसका विनाश कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज के ओनर्स और कुछ लालची राजनेता के चलते पूरे दुनिया संकट में पड़ गई है। और यह सिलसिला अब नहीं शुरू हुआ है, बल्कि कई सालों से चलती आ रही है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा जगह है जहां जमीन आग उगल रही है, कई लोगों की जान जा चुका है और जहन्नुम बन चुका है झारखंड का यह हिस्सा। झारखंड, जिसे देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है, वहां झरिया नाम के इलाका में जमीन के नीचे आग अपना खौफनाक रूप दिखा रहा है। झारखंड देश की 30% कोयले की सप्लाई अकेले ही करता है, लेकिन झारखंड का यह इलाका जो अपना बदनसीबी पर आंसू बहाती है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कोयले के खदान में पिछले कई सालों से आग लगी है, जिसके वजह से जमीन में दरारें पड़ रही है और लोगों के घर जमीन के अंदर धंस रहे हैं। आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा काफी बढ़ चुका है इन जगह पर, जिसके कारण लोगों को साफ वातावरण नहीं मिल पा रही है। कम उम्र वाले भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं और यहां जिंदगी बहुत मुश्किल हो रखी है। और कोयले की खदान के चलते यहां दूर दूर तक कोई खेतीबाड़ी भी नहीं हो रही, जिससे लोगों को पौष्टिक खाना मिल सके। लेकिन फिर भी खदान के अंदर खनन का काम अब भी जारी है। ये मजदूर खदान के अंदर जाते हैं और वहां से कोयला निकाल कर लाते हैं। 80 से 200 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेल के वो हर दिन जलती कोयले के दीवार को चीर रहे होते हैं। गर्मी से मजदूरों का हाल बेहाल हो जाती है, उन्हें हर 10 मिनट में पानी की जरूरत पड़ती है। कदम कदम के दूरी पर कभी राख गिरते हैं तो कभी शोले गिरते हैं, मगर फिर भी ये मजदूर अपना काम दिन रात ऐसे ही करते रहते हैं। ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस आग के बीच जलती करीब 2000 मिलियन टन कोयले को बचाया जा सके। सरकार का मानना है कि यह कोयला देश की बहुत बड़ी ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या लोगों की जीवन से भी ज्यादा कोयले की जरूरत है सरकार को? आज सिर्फ कोयला खदान के खनन की वजह से झरिया का यह दशा हो चुका है। लोग वहां मर रहे हैं, लोगों को साफ पीने का पानी तक नहीं मिल पा रही है। तो जरा सोचिए, जैसे हाल ही में ओडिशा के एक जगह पर जमीन के अंदर सोना मिला है, जम्मू कश्मीर में मिल मिला है, और भी ऐसे बहुत सारे जगह है जो आम लोगों को पता तक नहीं चलती। अगर इंसान की लालच के चक्कर में इन जगह पर भी खदान शुरू हो गई तो थोड़ी दिनों में यह सब एरिया भी वैसे बन जाएगा जैसे अब झारिया का हाल हो रहा है। वर्तमान का यह दशा हमें भविष्य में आने वाले विध्वंस रूपी संकट का चेतावनी दे रही है, जो हमें अब समझ में नहीं आ रही है। तो जरा सोचो, अगर चारों तरफ सिर्फ जमीन से खजाना पाने के चक्कर में जमीन का शोषण किया जाएगा तो यह जमीन हमें भरपूर भोजन कैसे दे पाएगी? वैसे भी दुनिया की बढ़ती आबादी के चक्कर में पृथ्वी हर दिन उपजाऊ जमीन खो रही है, और इसके बारे में हमने पहले भी बताया था एक वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे में खजाना पाने की लालच में जमीन का शोषण करना सही होगा? दोस्तों, मेरा बात शायद आपको अब समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है। ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारे देश में किसी भी चीज का कमी नहीं है और ये सब ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा भी रिएक्शन कुछ इस तरह ही था ये न्यूज पढ़ने से पहले, कि किस तरह एक देश जो दुनिया का सबसे रिच कंट्री हुआ करता था, वो आज इस माइनिंग के चक्कर में पूरी तरह से डूब गया। इस जगह को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, लेकिन आज उस जगह कोई परिंदा अपना पर भी नहीं मारता है। जब मैंने ये बात हमारे देश की माइनिंग पर ध्यान लगाया तो मुझे भी वो मंजर कुछ इस तरह से ही नजर आया, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे जानिए। और आज के ये वीडियो खास इसलिए ही बनाया है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा।
एक देश है जो दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब खाना देगा। महंगाई के मार से बचने के लिए यहाँ के लोग सस्ता, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसके चलते ये दुनिया का सबसे ओबेसिटी कंट्री में जाना जाता है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मोटे लोग रहते हैं। जब ये बात सोचने लगे तो आपके दिमाग में आएगा अमेरिका या फिर यूरोप, मगर आपका यह जवाब गलत होगा। इसका सही जवाब पैसिफिक ओशियन में मौजूद एक छोटा सा देश नाउरू। यह नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, पर यह एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास पाया जाता है। यहां मौजूद 61% लोग ओबेसिटी का शिकार है और ऑलमोस्ट 90% लोग ओवरवेट है। मतलब यहां मौजूद 10 में से 9 लोग ओवरवेट है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? इसके पीछे छुपी है बहुत बड़ी खौफनाक कहानी। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये इस देश की सच्चाई है। नाउरू बहुत ही छोटा सा देश है और दुनिया का 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है। सिर्फ एक ही आइलैंड के ऊपर है और ये करीब 21 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहां पर लगभग 12,000 लोग रहते हैं और ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन में से एक है। एक समय था ये बहुत सुंदर और अनटच आइलैंड हुआ करता था। आज से करीब 225 साल पहले 1798 में बाकी दुनिया ने इसे डिस्कवर किया जब एक ब्रिटिश जहाज यहां पर लैंड करता है। इस जहाज का कैप्टन जॉन फैन को यह आइलैंड इतना सुंदर लगा कि वो इसका नाम रख देते हैं प्लेजेंट आइलैंड। साल 1830 के अराउंड यूरोपियन शिप्स यहां पर ट्रेडिंग करने आते थे। इस आइलैंड से साफ पीने का पानी, नारियल, फ्रूट्स और लोकल पाम वाइन यहां से लेके जाते थे और एक्सचेंज में इन आइलैंड वालों को विदेशी शराब और बंदूक देके जाते थे। उस वक्त करीब 12 अलग अलग ट्राइब्स यहां पर रहा करती थी जो यहां के लोकल थे। इस शराब और हथियार की वजह से साल 1878 में यहां पर 10 साल की सिविल वॉर होती है। यहां के रहने वाले पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। साल 1900 में न्यूजीलैंड के एक आदमी अल्बर्ट एलिस इस आइलैंड पर फॉस्फेट डिस्कवर करते हैं। फॉस्फेट एक ऐसा मिनरल है जो खेती करते वक्त आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये उस जमाने का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। इसके चलते साल 1906 में जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी यहां पर फॉस्फेट की माइनिंग शुरू करती है। फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी इस वर्ल्ड वॉर को हार जाता है और लीग ऑफ नेशंस की मैंडेट के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच नाउरू देश एक जॉइंट ट्रस्टीशिप के अंडर आ जाती है। इसके बाद नाउरू देश एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसके चलते ये सारे फॉस्फेट रिजर्व्स ब्रिटिश के हाथों चली जाती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ब्रिटिश अपना डिवाइड एंड रूल वाला गेम यूज करके नाउरू जैसे छोटे देश को लूट लेते थे और इनका फॉस्फेट बेचा जाता था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के किसानों को, वो भी बहुत कम दाम पर। बदले में नाउरू लोगों को कीमत मिलती है ½ पेनी पर टन और कुछ दिन बाद ये बढ़कर 2 पेंस पर टन हो जाती है। इसे ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर ले जाके 200 गुना ज्यादा प्राइस में ऑस्ट्रेलिया में बेचता था जो 4 पाउंड 52 पेंस पर टन होता है। वक्त के साथ साथ फॉस्फेट इंडस्ट्री भी तेजी से चालू होता है और एक्सपोर्ट बढ़ने लगते हैं, लेकिन तब भी नाउरू के लोगों को बहुत कम पैसे दिया जाता था। साल 1964 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक ऑफर करती है कि नाउरू में रहने वाले हर एक नागरिक को पास के आइलैंड में शिफ्ट कर दिया जाए और उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप दे दिया जाए। लेकिन ये लोग अपनी यूनिक आइडेंटिटी लूज करना नहीं चाहते थे, ये आजादी चाहते थे, जिसके चलते जनवरी 1968 में इन्हें आजादी मिलती है और नाउरू एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। आजादी के बाद नाउरू के पॉलिटिशियंस ये फॉस्फेट माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट को भी नजरअंदाज करते हैं। आधे से ज्यादा जमीन ये छोटे से आइलैंड पे माइनिंग को दे दिया जाता है और लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही थी। लेकिन पैसे की लालच से बचना ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मुश्किल था। माइनिंग कंटिन्यू रहती है और इनका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगता है। साल 1975 में नाउरू देश दुनिया का सेकंड रिच कंट्री बन जाता है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। यह छोटा सा देश सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर था उस समय में। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ के रहने वाले हर एक इंसान रातों रात अमीर और लग्जरियस लाइफ बिताने लग गए थे। जीडीपी पर कैपिटा बस एक नंबर है जो यह बताता है कि जीडीपी को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पर पर्सन में तो हर एक इंसान के पास कितना पैसा होगा।
सरकार के पास पैसे की बरसात हो रहा था। फॉस्फेट की माइनिंग से जो पैसा आता था वो नाउरू फॉस्फेट रॉयल्टी ट्रस्ट में जाता था। ये सारी पैसे की मदद से नाउरू को अपनी एक शिपिंग लाइन मिलती है और अपनी एक एयरलाइन भी बनाती है एयर नाउरू के नाम से। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी यहां पर करी जाती है, जिसके चलते नाउरू आसपास के देशों में और आइलैंड में अपनी होटल्स और प्रॉपर्टीज भी बना लेता है। ये साल था 1982। न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल छापता है, नाउरू में जो फॉस्फेट है वो लिमिटेड मात्रा में है, 10 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर कहां से फॉस्फेट की माइनिंग करेंगे और कहां से और पैसा कमाएंगे, और ये लोग कैसे अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख पाएंगे। इस आर्टिकल को देखते हुए नाउरू के फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाई किया था, टुमारो इट विल बी टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी कल का कल देखा जाएगा। लेकिन एक दिन तो कल आना ही था। साल 1990 तक आते आते फॉस्फेट खत्म होने शुरू हुई और कई सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी थी वो क्रैश हो गए। इनकी एयरलाइंस भारी लॉसेस पे चल रही थी, टूरिज्म चला नहीं और पूरे देश की इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी। 2010 आते आते फॉस्फेट पूरी तरह खत्म था। देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ चुका था, ऊपर से क्लाइमेट चेंज की नेगेटिव इंपैक्ट नाउरू पर भारी पड़ रहा था। कोस्टल इरोजन का खतरा और फ्लडिंग ज्यादा बढ़ गई थी और समुद्र के पानी में एसिडिफिकेशन देखने को मिल रही थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा बड़ा ब्लेम जाता था इनकी माइनिंग पर। ये लोग अपने लालच के चलते ये भूल चुके थे कि वो एक छोटा सा आइलैंड है, परंतु ये लोग उसका 90% एरिया को माइनिंग करके उस जमीन को पूरी तरह नष्ट कर दिए थे। ना ही वहां खेती कर सकते हैं, ना ही वहां रह सकते हैं। नाउरू के लोग नाउरू में रहने के लिए आइलैंड के एजेस का सहारा लेते हैं, यानी समुद्र के किनारे किनारे रहते हैं ये लोग। नाउरू के लोगों को पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिल रही है, क्योंकि माइनिंग के चलते ग्राउंड वाटर पूरी तरह दूषित हो रखा है। आज के दिन नाउरू के लोग खाना और पानी के लिए दूसरे देश पर डिपेंड करते हैं, और यह भी डिपेंड करता है कि नाउरू के लोग कितना महंगा खाना अफोर्ड कर सकते हैं। पैसे की किल्लत को देखते हुए दूसरे देश से बहुत ही सस्ता प्रोसेस्ड और कैन फूड ये खाते हैं। ऐसा खाना जिसमें सॉल्ट, शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का मात्रा बहुत ज्यादा है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो सबसे सस्ता खाना और ये जंक फूड ही एक ऑप्शन है, जिसके कारण अब नाउरू के लोगों को ओबेसिटी का शिकार होना पड़ रहा है। जरा सोचो, एक समय था नाउरू हर तरह का खेती कर रहा था, और एक समय ऐसा भी था नाउरू पूरे दुनिया में रिचेस्ट कंट्री था। परंतु आज के समय खेती तो छोड़िए, खाने के लिए दाने दाने को तरस रहा है ये देश। और ये सिर्फ एक ही देश की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश है पूरे दुनिया में जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो सस्ता होती है और टेस्टी भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स और भी तरह तरह के प्रोसेस्ड फूड जिसमें हाई कैलोरीज और फैट्स मौजूद होते हैं। ये बस कुछ लालची राजनेता, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब करते हैं। और इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो, आप कितना हेल्दी हो या फिर आपका क्या नुकसान हो रहा है। इन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। और ये प्रोसेस्ड और अनहेल्दी खाने की वजह से सिर्फ नाउरू जैसे देश नहीं, बल्कि हमारे भारत समेत हर एक देश में देखने को मिलती है। जरा सोचो, नाउरू जैसे देश अपनी लालच में आज डूब रही है। क्या आप अभी चाहते हो हमारा भारत का भी ये दशा हो? आपको ये जानकर बड़ी हैरान होगी कि भारत का ये कोल माइनिंग आज का माइनिंग नहीं है, बल्कि काफी सालों से ये ऐसे ही चलते आ रही है, और आज भी दिन रात ऐसे खोदा जा रहा है। और झारिया के जमीन के नीचे जो ये आग लगी है, ये आग अभी का नहीं है, बल्कि ये आग साल 1916 से शुरू हुई थी। और इसकी वजह थी गलत माइनिंग। उस वक्त काफी अननेचुरल तरीके से माइनिंग किया जाता था, और आजादी के बाद भी प्राइवेट माइनिंग ओनर्स ने इस काम को जारी रखा था। कोयले का नेचर है जलना। अगर सही समय पर कोयले को नहीं निकाला गया तो सही तापमान मिलने पर वो आग पकड़ लेता है। झरिया और आसपास के एरिया में 45% कोयला जमीन के अंदर ही रह गया, और अंदर के तापमान ने इन्हें जलने की मौका दे दिया और कोयला धड़क उठा। और यह आग इतना विशाल रूप ले लिया है कि आज 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, यह आग अभी तक जल रहा है। 1986 में पहली बार इसकी जांच पड़ताल कराया गया, जिसमें यह पता चला है कि 17 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के अंदर यह आग जलता हुआ मिला। माइनिंग के अंदर सुरंग के रास्ते हवा मिली, और ये जुड़ी हुई खदान की वजह से यह आग धीरे धीरे फैलता गया। लोगों का इसी प्रकार यहां रहना उनकी मजबूरी बन गई है, और इस तरह की वातावरण में ऐसे लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह प्रशासन का लापरवाही है? लोगों को यहां से शिफ्ट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या सरकार चाहती है कि लोग यहाँ ऐसे ही रहे और माइनिंग करते रहे ताकि भारत को कोयला मिलती रहे और सरकार उसे अन्य देशों में बेचकर पैसा कमा सके? क्या कोयला लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती है? क्या जमीन का माइनिंग करके उपजाऊ जमीन का नष्ट करना सही है? क्या लोगों की सुरक्षा को नजर रखते हुए प्रशासन को जितना जल्दी हो सके लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, अगर मेरे बातों में जरा सा भी सेंस लगा तो फोन उठाओ और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और हर एक इंसान के साथ शेयर करो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।